नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। G20 को लेकर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने ट्वीट किया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। G20 को लेकर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने ट्वीट किया है। 15 साल पहले G20 के नेता एक साथ आए थे। वित्तीय संकट और वैश्विक विकास इसका मकसद था। दुनिया एक बार फिर से G20 की ओर देख रही है। हम मिलकर चुनौतियों का सामना करते हैं। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने ट्वीट किया है और बताया है। G20 सम्मेलन को लेकर उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा कि हम मिलकर चुनौतियों का सामना करते हैं। G20 को लेकर ब्रिटेन पीएम ऋषि सुनक का ये ट्वीट भी देखिए आपको दिखाया जा रहा है, जिन्होंने साझा किया है, तस्वीरों के साथ साझा किया गया है। वित्तीय संकट और वैश्विक विकास जो कि मकसद है G20 का। दुनिया एक बार फिर से G20 की ओर देख रही है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र भारत हमेशा से देता रहा है और इसी मंत्र की तर्ज पर G20 का आयोजन किया गया है। ये जो पहला सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा सेशन जब शुरू होगा उससे पहले जो बायलैटरल बैठकें होनी है उनमें क्या निकलकर सामने आता है। आगाज भव्य तौर पर हो चुका है। महामंथन यहां पर देखिए 2 दिनों तक किया जाएगा। दुनिया की तमाम महाशक्तियां एक छत के नीचे पहली बार भारत में एकत्रित हो रही हैं। यहां बातचीत होगी पूरे विश्व को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि पूरा विश्व एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की तर्ज पर पूरे विश्व को एक परिवार के तौर पर लेकर आगे बढ़ा जाएगा। देखिए ये ट्वीट है ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का, जो उन्होंने किया ट्वीट और उसके साथ ही उन्होंने तस्वीरें साझा की। G20 शिखर सम्मेलन, आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाती है। चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। यामिनी अग्रवाल जी हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं, प्रेम कुमार जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इसके साथ ही संजय राणा हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो से। मैं सबसे पहले संजय जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप स्टूडियो में भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये G20 का जो आयोजन किया जा रहा है, पहला सेशन कंप्लीट हो चुका है, क्या लगता है विश्व गुरु भारत कहलाने लगा है और अब तस्वीरें लगातार पूरा विश्व देख रहा है? गुड आफ्टरनून चारुल। देखिए, ऐसा जब हम बात करते हैं विश्व गुरु की, तो भारत विश्व गुरु था। हाँ, बीच में हम थोड़े इधर उधर भटक गए थे, फिर उस सही राह पे चलना है। विश्व गुरु बनने से हमें कोई रोक नहीं सकता। जहाँ तक मेजबानी की बात होती है, G20 की बात हो रही है, जो आने वाले समय में G21 हो जाएगा, तो उसकी मेजबानी करना, उसकी प्रेसिडेंसी करना एक तरह से तो हो चुका है, क्योंकि बिल्कुल उसमें बनाया जा चुका है उसको सदस्य। लेकिन अब G20 से G21 कहना शुरू कर दें, यानी कहना चाहिए, लेकिन ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, तो इसलिए मैं बोल नहीं सकता। G20 का ही नाम रहेगा। देखिए, जो संस्था है जिसका आयोजन हम कर रहे हैं, दिल्ली में सारे वर्ल्ड के बड़े लीडर नहीं बोलेंगे, विश्व शक्तियां बैठी हुई हैं। उनके साथ एक तरह से बायलैटरल डिस्कशन 1 to 1 भी होगा, और वैश्विक पटल पे जो विश्व के लेवल पे जो समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की समस्या हो, चाहे फूड की हो, चाहे इन्फ्लेशन की हो, चाहे फूड सिक्योरिटी की हो, चाहे वो वॉर की हो, चाहे ट्रेड की हो, सारे डिस्कशन एक पटल पे हो रही है। सारे देश कहीं ना कहीं भारत को एक उम्मीद के राष्ट्रपति की तस्वीरें जो हैं हम दिखा रहे हैं। देखिए भारत पहुंच चुके हैं इमैनुअल मैक्रों। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। स्वागत के लिए भारत बाहें खोलकर खड़ा है अपने खास विदेशी मेहमानों का, और लगातार तस्वीरें जो हैं वो भी दिखाई गई। फिलहाल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंचे हैं
स्वागत उनका किया गया। और देखिए, स्वागत में सबसे खास बात यह है कि भारत अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए है, उसे सहेज कर रखते हुए तैयारियां की गई हैं। स्वागत सत्कार भी उसी की तर्ज पर किया जा रहा है। इमैनुअल मैक्रोन पहुंच चुके हैं और ये देखिए, ये तस्वीरें नृत्य के जरिए, यही परंपरा है, यही संस्कृति है जो विदेशी मेहमानों को भारत की ओर आकर्षित करती है। ये वो संस्कृति है जो पूरे विश्व को भारत की ओर खींचती है। सांस्कृतिक नृत्य के जरिए स्वागत किया जा रहा है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। और देखिए, तमाम देशों के राष्ट्र अध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं। महाशक्तियों का मिलन देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। भारत मंडपम इसका गवाह है। देश की राजधानी दिल्ली से वसुधैव कुटुंबकम का पैगाम पूरे विश्व को भारत दे रहा है। उन्नीस सदस्य देश, 9 अन्य देश जिन्हें आमंत्रित किया गया, जो कि सदस्य नहीं लेकिन उन्हें आमंत्रित किया गया। इसके साथ ही संस्थाएं, ये सब मिलकर एक साथ चर्चा कर रही हैं कि विश्व को आगे कैसे बढ़ाया जाए। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। संजय जी, आप अपना जवाब पूरा कर सकते हैं। तो यही डिस्कशन हम लोग कर रहे थे कि देखिए, G20 एक ऐसा सम्मेलन है जो एक देश का नहीं है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन ये सारे विश्व का है। क्योंकि विश्व में कभी कभी बहुत सारी समस्याएं आई हैं और आती रहेंगी। देखिए, इसकी स्थापना ही 1999 में हुआ था, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर और जो सेंटर वर्ल्ड बैंक होते हैं, बैंकों के अधिकारियों के द्वारा किया गया था। लेकिन उसको 2008 में किस तरह से बदला गया और इसका रूप देखिए कितना आज के दिन में बदल चुका है कि यहाँ पे विश्व के सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं। था, आप उसका जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये ट्रेड के लिए था, ये फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए था, और आज भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और कहीं ना कहीं अभी मैं पिछले डिबेट में बोल रहा था कि 100 देश जो टोटल हैं, छोटे या बड़े कह लीजिए, जो डेट में हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं एक IMF से लोन की अपील की थी। तो जो क्राइसिस चल रहा, ग्लोबल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, क्लाइमेट को कैसे मैनेज किया जाएगा। दूसरी जो चीज़ें हैं, जो फूड इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं वॉर जो हुआ था, रशिया और यूक्रेन का वॉर, उससे यूरोपियन कंट्रीज पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। इवन दो इम्पैक्ट अगर आप कोरोना काल की करें तो सारे वर्ल्ड पे पड़ा था। उसको कैसे मैनेज किया जाए, किस तरह से चीज़ों को रखा जाए, तो ये सारी डिस्कशन इसमें होने वाला है। तो ये डिस्कशन जब होता है, इस तरह की चर्चाएं जब होती हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो मेजबान देश होता है, जो मेजबानी कर रहा है, उसका ओहदा बढ़ जाता है। और हमारे देश का इस समय सारा वर्ल्ड, देखिए जो भी नेता हैं उनके बीच की केमिस्ट्री देख लीजिए, मोदी जी की केमिस्ट्री देख लीजिए, इससे लगता है कि आत्मीयता है, बहुत पुरानी जान पहचान है, फ्रेंड है। जिस तरह की संजय जी, अगर ये गर्मजोशी ना होती तो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री यूं ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद नहीं लेते। चलिए चर्चा के लिए और मेहमान भी हमारे साथ हैं। मैं यामिनी जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, पहला सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हम आगे की बात कर ले, क्योंकि ये 2 दिवसीय है ये सम्मेलन, आगे अर्थशास्त्रियों से अगर हम बात कर लें या फिर अगर हम बात कर लें इकोनॉमी को लेकर कितनी मजबूती आप आने वाले वक्त में देखते हैं, क्योंकि G20 का आयोजन ही इकोनॉमिक पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, हालांकि अन्य मुद्दे भी होते हैं जिन पर चर्चा होती है। यामिनी जी, आवाज में आपकी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। प्रेम जी, आपके पास आना चाहूंगी।
अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरह से महाशक्तियों का मिलन हो रहा है, ऐसे में कुछ देश ऐसे भी हैं जो खुद को महाशक्ति मानते हैं, लेकिन जब आयोजन भारत में होता है तो वो यहाँ पर नहीं आते, प्रतिनिधियों को भेज दिया जाता है। भारत की सशक्त होती इन तस्वीरों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए कारोल जी, भारत सशक्त इसलिए नहीं हुआ है कि G20 का आयोजन कर रहा है। भारत की अपनी स्थिति, भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है और डेमोक्रेटिक भी भारत की प्रतिष्ठा रही है। दुनिया में गुटनिरपेक्ष देश का नेता रहा है भारत, और भारत की अपनी एक प्रतिष्ठा रही है, खास करके जो तीसरी करता के उसके अगुवा। अगर G20 का और जो इसके नारा दे रखा है कुटुंबों की सोच, दुनिया को एक रूप में देखना, इंसान ये वास्तव में अगर के साथ G20 देश जुड़ जाते हैं तो इनको रेजोल्यूशन लेना चाहिए। ये दुनिया में दूसरी है तो अफ्रीकी देशों में भूखमरी है और भी कई देश, उनको खत्म करने के लिए जो G20 है देश में क्या कर सकते हैं? नहीं, सबसे बड़ी बात तो सशक्त देश है तो कमजोर देश है मरने उनकी मदद कैसे जाए? आर्थिक संकट फैला हुआ जाए, लेकिन केवल अपने लिए केवल G20 अपने देशों 21 देशों के, बल्कि जो इससे बाहर उन देशों के लिए भी एक संकट। देखिए, पूरे विश्व को एक पैगाम दे रहा है यहाँ पर भारत। मैं संजय जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे समझना चाहेंगे कि देखिए जिस तरह से भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, एक वक्त था कि जब वैश्विक पटल पर बातचीत होती थी तो भारत वहां पर मौजूद रहकर सिर्फ अपनी हिस्सेदारी व्यक्त करता था, लेकिन आज वैश्विक मुद्दों पर कई देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत का रुख किया और प्रधानमंत्री मोदी का रुख किया और कहा कि प्रधानमंत्री चाहें तो ऐसी समस्याएं जो हैं इनसे छुटकारा मिल सकता है। ऐसे में भारत में इस तरह का आयोजन होना, किस तरह से आपको लगता है कि भारत का दबदबा जो है वो बढ़ रहा है? देखिए चारुल, जहाँ तक आयोजन की बात है तो मैंने तो नहीं देखा कि आज तक ऐसे आज़ादी के बाद से ऐसा कोई भव्य इतने बड़े इवेंट का आयोजन किया गया। और आयोजन सिर्फ 2 दिन का नहीं है, ये आप देखिए कि तकरीबन इसमें हमारे जो तकरीबन 50 से 60 शहरों में हुआ है, 125 देशों के प्रतिनिधि आए, तकरीबन 1 लाख प्रतिनिधि इस देश में आए हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कितना बड़े किस ढंग से आयोजन किया गया है। बिल्कुल प्रेम जी की बात से मैं सहमत हूं कि आयोजन से कोई बड़ा नहीं बनता, लेकिन आयोजन करने के लिए स्ट्रेटजी और प्लानिंग होनी चाहिए, और लीडरशिप की अगर स्ट्रेटजी प्लानिंग क्लियर होती है तो वो कहीं ना कहीं जमीन पे धरातल पे दिखती है। आज भारत की तरफ चारुल लोग, विश्व देख रहा है कि ये विश्व शक्ति है, इसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, जो कहता है वही कहता है करता है, और वो दिख रहा है। देखिए चाहे आप यूएस के प्रेसिडेंट का देख लीजिए, चाहे ऑस्ट्रेलियन के प्रेसिडेंट का देख लीजिए, और ऋषि सुनक की बात सुन लीजिए कि वो भारत के प्रति, देखिए वो गर्व से आके बोलते हैं जय श्री राम, ठीक है उनकी एक आस्था है, वो बोल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वो दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं भारत के प्रति विश्वास, चाहे वो फ्रांस के प्रेसिडेंट हो, चाहे अभी एक गठजोड़ होने वाला है, शायद आपको कल पता चलेगा, सऊदी अरेबिया, यूएस एंड इंडिया के बीच में, जो चाइना को काउंटर करने वाला है। अगर वो ट्रेड या जो भी बायलैटरल डिस्कशन सक्सेसफुल होता है तो समझ लीजिए ये एक दूसरा लैंडमार्क होगा इस देश के लिए और देशवासियों के लिए और वर्ल्ड के लिए, जो चाइना को काउंटर करता है। और देखिए जब हम बात करते हैं, ये सिर्फ 21-20 देश हैं, माना ये 20-21 देश है, कंट्रीब्यूट करते हैं 85% जीडीपी को और टॉप इकोनॉमी को, लेकिन ये भी देख रहे हैं कि 50 और देशों को उसमें इन्वॉल्व कर रहा है। जो अफ्रीकन यूनियन है, जो पिछड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं डेट में डूबे हुए हैं, उनको भी इन्वॉल्व कर रहा है। आपको मैंने पहले अपने वक्तव्य में बोला था, 100 कंट्रियां, छोटी या बड़ी, आईएमएफ के पास एप्लीकेशन लगा चुकी, उनको कैसे मैनेज किया जाएगा। एक ही चीज नहीं होती है कि आयोजन के साथ उसके पीछे एजेंडा क्या है, एजेंडे से रिजल्ट क्या आएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे लग रहा था, मैं एक वक्तव्य में बोला था कि शायद कहीं यूक्रेन पे डिस्कशन है, लेकिन यूक्रेन और रशिया का डिस्कशन ही इस पे नहीं है। सारा डिस्कशन हो रहा है कि भाई फाइनेंशियल क्राइसिस को कैसे मैनेज किया जाए, क्लाइमेट कंट्रोल कैसे किया जाए, विश्व में जो क्राइसिस इन्फ्लेशन है उसको कैसे मैनेज किया जाए,
फूड इन्फ्लेशन जो चल रहा है उसको कैसे मैनेज किया जाए, और फूड सिक्योरिटी की चर्चा हो रही है। देखिए ये बहुत बड़ा विषय है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं, देखिए इंडिया को एक सारी चीजें हैं, लेकिन हम कहीं मार्केटिंग में फेल हो गए थे। आपको पता, आप तो पत्रकार हैं, 100 व्यंजन, 100 तरह के पकवान बनाए गए हैं जो इंडियनाइज पकवान है, इंडियनाइज प्रोडक्ट से बने हैं, जिसको हम मोटा अनाज भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज आप प्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लगेगा, उसकी मार्केटिंग भी होती है। करते रहे हैं कि उनका इस्तेमाल कितना फायदेमंद है। आप रूस यूक्रेन का जिक्र कर रहे हैं और हम बात भी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स को लेकर, इकोनॉमी को लेकर। यामिनी जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि क्योंकि देखिए G20 का आयोजन जो होता है वो इसी के लिए होता है। अब अगर हम अफ्रीकी संघ की बात कर लें, अफ्रीकी संघ अब G20 का ऑफिशियल सदस्य हो चुका है। पीएम मोदी ने जून में इसको लेकर पत्र भी लिखा था और सबकी सहमति मांगी थी। अब अगर हम देखें तो जो छोटे देश हैं उन्हें किस तरह से मजबूती मिल पाएगी, अफ्रीका को कितना फायदा होगा इन सब से, क्योंकि जब बात की गई तो चाइना ने तो इनकार कर दिया था कि छोटे देशों को मजबूत करने में उसकी भूमिका नहीं रहेगी। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा करता है और ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है और डिटेल बहुत जरूरी है और बेसिक तकनीक है, चाहे के माध्यम से हो, चाहे वो AI के माध्यम से हो। यामिनी जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आपका जवाब जो है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैं लौटूंगी। प्रेम जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह कहा जा रहा है कि अभी संजय जी ने भी बोला कि रूस यूक्रेन का जिक्र नहीं होगा, लेकिन यूरोपियन यूनियन जो है उसका एक तरफा स्टैंड रहा है यूक्रेन के साथ। ऐसे में जब रूस ये कह देता है कि अगर चर्चा की जाएगी पश्चिमी देशों के प्रभाव में आएगा G20 या फिर उस पर चर्चा की जाएगी, तो वो डिक्लेरेशन डिक्लेयर नहीं होने देंगे। जी जी, देखिए ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से घर को एड्रेस करना या जलवायु को address करना या गरीबी को एड्रेस करना जरूरी है, इसी तरीके से दुनिया शांति की राह पर रहे, युद्ध की राह पर नहीं रहे, को एड्रेस करना भी जरूरी है। अब भारत की अपनी है, वो रूस के साथ दोस्ती और युद्ध का विरोध दोनों को समन्वय कर भारत अपनी, लेकिन G20 भारत नहीं है। G20 भारत से भी बड़ा, भारत का हिस्सा है, हर कई देशों का समुच्चय है। दुनिया में G20 को क्या मैसेज जाना चाहिए, युद्ध के विरोध में मैसेज जाना चाहिए। अब इस वजह से अगर रूस नाराज हो जाएगा, अच्छा नहीं मान रहे हैं, अगर युद्ध के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे वसुधैव कुटुंबकम की तर्ज पर भारत G20 का आयोजन कर रहा है। और अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र कर दिया है कि अब इसमें एक और सदस्य जुड़ गया है जो है अफ्रीकी संघ, जिसमें 55 देश शामिल हैं। और ये सबसे अहम हो जाता है कि किस तरह से भारत हमेशा से इतिहास रचने में यकीन रखता है। और बर्लिन में देखिए G7 का जो विस्तार हुआ था, उसके बाद अब विस्तार हुआ है भारत में, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर दिया था। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, यामिनी जी बनी हुई हैं, प्रेम कुमार जी बने हुए हैं। यामिनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक सवाल जो है वो मैं जानना चाहती थी आपसे कि देखिए, क्राफ्ट बाजार की अगर हम बात कर लें, छोटे व्यापारियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ऐसे में क्राफ्ट बाजार यहाँ पर लगाना, एक बड़ा मंच देना, उन व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं क्योंकि उन्हें इतना बड़ा मंच मिला है। इससे अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा। और जो विदेशी मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए क्या छाप वो लेकर जाएंगे जब वो विदेशों में जाकर, अपने देशों में जाकर कहेंगे कि ये चीज हमने भारत से खरीदी थी। संस्कृति की बात करते हैं या अपनी परंपराओं की बात करते हैं, वहाँ के ये जो क्राफ्ट बाजार है वो बहुत जरूरी है। इसमें जरूरी बात यह है कि ये भारत की यामिनी जी, आपकी आवाज में अब भी कुछ समस्या जो है वो हो रही है। मैं
प्रेम जी, आपसे भी मैं यही सवाल लेना चाहूंगी कि क्राफ्ट बाजार को जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, क्राफ्ट को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसे में अगर हम अर्थव्यवस्था पर देखें तो कितना असर इसका पड़ेगा? क्योंकि जो व्यापारी हैं उन्हें एक बहुत बड़ा मंच मिल रहा है, जो कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कितना बड़ा मंच मिलेगा कि विश्व की महाशक्तियां वहां पर पहुंचेंगी और उनकी कला को पहचानेंगी। देखिए साहब जी, G20 एक बड़ा मंच निश्चित तौर पर है, और मगर इसका उद्देश्य ग्लोबल है, वैश्विक तौर पर मानवता के लिए, इंसानियत के लिए काम करना है। कैसे आर्थिक संकट से निपटा जाए, कैसे आपसी सहयोग विकसित किया जाए। तो ये जहाँ तक हस्तकला और दूसरी चीजों की बात है, बाजार की बात है, ये तो द्विपक्षीय समझौतों से ही संभव है कि अलग अलग देशों के साथ हम क्या समझौते करते हैं, क्या रियायतें पाते हैं, उस पर निर्भर करता है। लेकिन एक शोकेस जो करने का वक्त है, हम अपनी चीजों का शोकेस कर पा रहे हैं, अपनी आर्किटेक्ट की ओर, अपने जो कुटीर उद्योग हैं, हस्तकला उद्योग हैं, उन सब के उनके कामों की प्रदर्शनी लगा करके, अपनी विरासत को दिखा करके हम एक शोकेस कर रहे हैं। ये एक अवसर है जो दुनिया उस ओर आकृष्ट हो सकती है। और यहाँ निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि एक मौका आएगा जब द्विपक्षीय समझौते होंगे और इस क्षेत्र में बाजार हमारा विकसित होगा। जी बिल्कुल। मैं प्रेम जी एक बात और आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए, आपको याद होगा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता महापुरुष है। अब वक्त जैसे जैसे बदला है, अब लोग ये कहते हैं कि भारत सिर्फ एक देश नहीं है, एक ऐसा बाजार बन चुका है जहां पर हर देश अपनी स्टॉल लगाना चाहता है, भारत का जो बाजार है उसमें घुसना चाहता है, क्योंकि यहां से उन्हें जो व्यापार मिलता है उससे अर्थव्यवस्था पर पूरा असर पड़ता है। इस बात को, आपकी बात को मानते हुए भी ये स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन वैश्विक बाजार में, वैश्विक जीडीपी में हमारा योगदान जो है आज भी 4% से कम है, 3% से थोड़ा ज्यादा है। तो ये प्रोपोर्शनल जो है, भागीदारी जो है वैश्विक बाजार में, ये बढ़ेगी, तभी हम ये दावा कर सकेंगे कि हम बड़ा बाजार हैं और हमारी हिस्सेदारी है। लेकिन निश्चित रूप से स्थितियां बदल रही हैं और दुनिया निवेश करने के लिए भारत को एक ऐसे प्लेस के रूप में देख रही है जहां वो निवेश कर सकती है। और खास करके पोस्ट कोरोना एरा में जिस तरीके से बाजार में हलचल है, जैसे इंग्लैंड और यूरोप के कई देशों में जीडीपी का ग्रोथ नीचे हुआ है, कम हुआ है, और हम अपनी जीडीपी ग्रोथ को बनाए हुए हैं। तो उसको देखते हुए ऐसे भी आपको याद होगा कि भारत और चीन जब शी जिनपिंग आए थे तो उन्होंने मिलकर घोषणा की थी कि 21वीं सदी जो होगा वो एशिया की सदी होगी। तो हालांकि हम उस नारे को भूल चुके हैं, लेकिन आज भी भारत और चीन की जीडीपी या उनका आर्थिक विकास देखें तो ग्लोबली किसी भी देश के मुकाबले या किसी क्षेत्र के मुकाबले या महाद्वीप के मुकाबले भी ये एशिया का जो एशिया है, एशिया अच्छा कर रहा है, बेहतर कर रहा है। मगर आज हम जिस मौके पर बात कर रहे हैं वो निश्चित रूप से हमें ग्लोबली जो संपन्न देशों का ये जमघट है ना, तो संपन्न देशों को, जो गरीब देश है उनके बारे में सोचना होगा। जलवायु परिवर्तन के बारे में जब हम सोचते हैं तो जो गरीब देश है उनका योगदान कम हो सकता है, लेकिन हम आगे बढ़ करके जो मजबूत देश है वो योगदान करें, ताकि गरीब देश संपन्न देशों के कारण परेशानी में न पड़े। ये सारी चीजें हैं जो ग्लोबली सोचने के लिए हमें बाध्य करती है। और हमारा जो नारा है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, वो उसको एड्रेस करता है कि हम दुनिया के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार है जिसे आगे लेकर एक साथ बढ़ना है। यामिनी जी, आपके पास आऊंगी। बहुत बार से हम लोग सवाल तो लेते हैं लेकिन आपका जवाब हम तक नहीं पहुंच पाता है। आप देखिए कि अफ्रीकी संघ को शामिल कर लिया गया है अब G20 में ऑफिशियल तौर पर, लेकिन अगर हम देखें तो अफ्रीका की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, मूलभूत सुविधाओं का अभाव भी है कई जगह पर वहां पर। ऐसे में क्योंकि वहां के जो अध्यक्ष हैं, अफ्रीकी अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि भारत चाइना से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। अब ऐसे में क्या लगता है चुनौतियां और उसका अर्थव्यवस्था पर कैसा असर पड़ेगा, अफ्रीका के भी और भारत के भी? एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर अपनी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है,
जिसके अंदर ये भी देखा गया है कि डेवलपमेंट की काफी जरूरत है, खासतौर पे तकनीकी में, या फिर रोड हैं, रेलवेज हैं, या एजुकेशन स्ट्रक्चर है वहाँ बनाने के लिए। हाल ही में आईआईटी ने अपना एक कैंपस शुरू किया है तंजानिया में। जैसे बहुत सारे नॉलेज ट्रांसफर की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक बेहतर जिंदगी का स्तर पहुंचाया जा सके, जिसमें भारत का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही न्यूट्रल रहेगा और बहुत ही बेहतर रहेगा। इसी वजह से यामिनी जी लौटेंगे आपके पास। मेरी सहयोगी प्रीति भी बनी हुई हैं, लगातार भारत मंडपम की तस्वीरें जो हैं वो हमसे साझा कर रही हैं। प्रीति देखिए, जो पहला सेशन है वो हो चुका है, बायलैटरल मीटिंग्स जो हो रही हैं, दूसरे और तीसरे सेशन के बीच क्या समझा जाए, कितना फायदा जो है भारत को हो सकता है? रोकूंगी आपको प्रीति, फिलहाल ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो है वो पहुंच चुके हैं भारत मंडपम। अब से पहले हमने आपको दिखाया जब वो पहुंचे भारत की सरजमी पर, जब उन्होंने कदम रखे तो किस तरह से वो पहुंचे, उनका स्वागत सत्कार किया गया। फिलहाल मंडपम पहुंच चुके हैं, भारत मंडपम पहुंच चुके हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सहयोगी प्रीति बनी हुई हैं। जी प्रीति। और आपने अभी भी बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी भारत मंडपम पहुंच गए हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही जैसा कि शेड्यूल था ये कि पोस्ट लंच तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास इमैनुअल मैक्रों भारत मंडपम आएंगे और ठीक अपने टाइम स्केड्यूल के हिसाब से वो यहाँ पहुँच गए हैं। अब से ठीक थोड़ी ही देर में जो एक प्रेस ब्रीफिंग है वो होनी है, और जो पोस्ट लंच जो बायलैटरल टॉक्स है, जो बायलैटरल बातचीत है, द्विपक्षीय बातचीत है, उसकी भी शुरुआत होगी, जिसमें पहले द्विपक्षीय बातचीत में एक अर्थ पे, वन अर्थ पे बातचीत हुई और अब वन फैमिली पे बातचीत होगी। फिलहाल भारत मंडपम का एक एक कोना सजा है विदेशी मेहमानों के लिए, लेकिन ऐसे में एक यूनिक सी जगह जिसे कहते हैं क्राफ्ट बाजार, वो भी लगाया गया है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ही। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, तस्वीरों में ही आप देखकर समझ रहे होंगे कि ये जो स्टॉल है, देखिए राजस्थान यहाँ लिखा है, ऊपर राजस्थान लिखा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी जरा दिखाए, राजस्थान राज्य को ये प्रस्तुत करता हुआ स्टॉल है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी खास बात है इस स्टॉल की जिसकी वजह से जो विदेशी मेहमान हैं वो यहाँ पर आकर्षित होंगे और राजस्थान के फेमस चीज़ों को वो खरीद कर अपने देश भी लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले हम राजस्थानी प्रिंट की बात कर लेते हैं। हालांकि ये ब्लॉक प्रिंट है और जो कपड़ा है वो प्योर कॉटन है, और आपको पता है कि राजस्थान में प्योर कॉटन की चीज़ें बहुत ही फेमस है, चाहे वो चादर हो, चाहे वो ब्लैंकेट्स हों या फिर कुर्तियाँ हों। और ऐसे में क्या आप कुछ दिखा रहे थे? ये हैंड प्रिंटेड स्टॉल्स हैं। हाँ। टोटली ये सारा वर्क हाथ का है। अच्छा, ये वर्क हैंड वर्क प्रिंटेड है। हाँ जी, हाँ जी। है। अच्छा ठीक है, कपड़ों के साथ साथ ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें भी यहाँ पर ये लगाया गया है। ऊपर आपको कुछ ज्वेलरीज भी दिख जाएंगी और नीचे आपको जो क्राफ्ट्स है वो दिख जाएंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपसे, ये राजस्थान का थेवा वर्क है जो प्रतापगढ़। एक सेकेंड रुक जाइएगा, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी कि ज़रा दिखाइएगा कौन सा वर्क है ये? थेवा वर्क बोलते हैं इसको। थेवा वर्क है जी हाँ, जी हाँ। ये कैसे बनता है? ये सिल्वर का बेस बना कर के अंदर ग्लास पे नक्काशी की जाती है, गोल्ड फॉइल होती है जो है। गोल्ड फॉइल होती है। जी हाँ। तो हम राजस्थान के इस स्टॉल से आप विदेशी मेहमानों को कैसे आकर्षित करेंगे, ज़रा एक बार बताइएगा। हम जो है उनको बताएंगे सारी अपनी राजस्थान में क्या क्या हमारी काम है, क्या है। ये जैसे ब्लू पोटी, जयपुर की ब्लू पोटी के अंदर है, ये चीनी मिट्टी से बनती है, तैयार की जाती है। ये वुड पे वुड कार्विंग वगैरह, ये सारा जो है वुड का काम है हमारा। ये आप देख रहे हैं, ये सारा गोल्ड वर्क है, ये सारा जो है। ऐसे ही ये मार्बल आइटम्स हैं। ये मार्बल आइटम्स हैं, ठीक है। ये बेड कवर से, ये बाड़मेर का, जी हाँ, बाड़मेर का काम है जो सारा। बाड़मेर का जी हाँ, जी हाँ। एप्लिक वर्क। ये वाइट कलर का भी कुछ दिख रहा है। ये भी बेड कवर है, कट वर्क के अंदर आते हैं। ये कट वर्क्स हैं। ये देखिए इसकी प्राइसेस, अगर इसका कॉस्ट कितना होगा? ये 3600 3600 किंग साइज। किंग साइज है। और क्या दिखाना चाहेंगे आप अपने स्टॉल में? ये क्या है? जैकेट्स हैं, ये रुई की जैकेट्स होती हैं।
ये टोटली हैंड वर्क है सारा, जो ये ब्लॉक प्रिंट के अंदर सारा तैयार है। एक और स्टॉल में ही है प्रस्तुत कर रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? शेखर। मैं सबसे शेखर जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर, सबसे अच्छी चीज़ और सबसे लोकप्रिय चीज़ जिसे आप विदेशी मेहमानों को दिखाना चाहेंगे? सबसे इसमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं ये सारे, नेचुरल। यस। और आप जैसे देखिए वो नेचुरल इंडिगो का नेचुरल जो पौधे कैसे तोड़ के उससे कैसे कलर बनता है, उस कलर से ये प्रिंट है पूरा। अच्छा, तो इंडिगो प्रिंट जो हम लोग पहनते हैं, आपको पता होगा उसकी कैसे फार्मिंग होती है, वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है। श्री जी यहाँ पर नीचे लिखा है इंडिगो फार्मिंग। आप देख लीजिए, पहले ये प्लांट लगाते हैं, ये कड़ी पत्ता तो नहीं है? नहीं, ये इंडिगो का प्लांट है, तो इंडिगो के नाम से ही आता है, और इसका आयुर्वेदिक और नाम होते हैं। और आयुर्वेदिक फिर पौधों से हम पौधे का नहीं, पत्ता लेके इसको हम पानी के अंदर 2-3 दिन रखते हैं। उसको छोड़ने के बाद इसको फिर वहाँ से कलेक्ट करके इसको 2 दिन यहाँ छोड़ते हैं, और उसके बाद उसका जो निकलता है गादा, उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद फिर सुखा लेते हैं, तो उससे ये केक बन जाता है। और इस केक को उस पानी वो जो है मटकी, उसमें जाएंगे और वहाँ आप इसको उठा के देखिए। अच्छा, ये मतलब ये इंडिगो, मेरे सर मैंने नहीं white नहीं पहना नहीं हुआ नहीं है। आएगा ये कलर। हाँ, तो ये जो है इंडिगो आपने बताया, जब ये फर्मेंटेशन होगा उसके बाद ये कलर बनेगा, और कलर इसमें गुड़, चूना और इंडिगो का वो केक। इसमें अगर मैं अपना ये वाइट ब्लेजर डाल दूं, ये हाँ। किस कलर का हो जाएगा? ये किस कलर का होगा अभी मैं बता देता हूँ। जरा दिखाइएगा प्लीज। ये देखिए, इस कलर ये हरा होगा पहले, और धीरे धीरे फिर ये ब्लू होगा, नीला हो जाएगा। हरा, उसके बाद फिर धीरे धीरे नीला हो नीला हो जाएगा। चलिए, ये तो हमने देख लिया। और इंडिगो और प्रिंट ये- जो हम पहनते हैं, खासकर मेरा तो बहुत फेवरेट प्रिंट है, तो ऐसे में ये देखिए, ये प्रिंट भी कर रहे हैं। G20 वसुधैव कुटुंबकम और G20 इसका सम्मेलन, 18वां शिखर सम्मेलन चल रहा है, वो प्रिंट करके दिखा भी रहे हैं। छोटी छोटी शीशियाँ भी यहाँ रखी हैं। इन शीशियों में क्या है? नेचुरल जो हम बता रहे हैं कपड़े पे ये कलर है, जैसे ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर है। ये ब्लैक कलर कच्चा लोहा को और गुड़ को पानी में डाल के उसको 20 दिन छोड़ देंगे, तो उससे ये काला कलर बनेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया हमें। लेकिन और भी स्टॉल्स यहाँ पर हैं, बट जल्दी से हम उनके पास भी उस स्टॉल को भी देख लेते हैं। ऐसे में सबसे जो कहते हैं चहीदा स्टॉल है, उसमें सबकी नज़र होती है, वो है छत्तीसगढ़। और हम लगातार आपको दिखा ही रहे हैं कि सारे राज्यों के स्टॉल्स यहाँ लगाए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव भी है, और ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से क्या कुछ विदेशी मेहमानों के लिए यहाँ पर परोसा गया है, स्टॉल में लगाया गया है, वो देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो लेकिन आप देखिए, तमिलनाडु का ये स्टॉल लगा है, बड़ा ही भव्य है। और अब हम सभी को पता है कि वहाँ कांसे की जो पूजा पाठ की चीज़ें हैं, एंटीक पीस, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। देखिए, यहाँ पर भी इस वाले पूरे एरिया को भी बहुत ही स्पेसियस बनाया गया है, और बहुत ही अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं जो निहायत ही खूबसूरत हैं। और यहाँ पर सिर्फ विदेशी मेहमान ही शॉपिंग नहीं कर सकते, बल्कि हम जैसे मीडिया कर्मी भी यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। तो हमारा फोकस शॉपिंग पे फ़िलहाल नहीं है, हमारा फोकस है कि हम आपको यहाँ के क्राफ्ट्स दिखाएं। झारखंड की तरफ चलते हैं, सामने हमें दिख रहा है। बिल्कुल प्रीति, एक बार जल्दी से आप बहुत अच्छी तस्वीरें दिखा रही हैं। देखिए, भारत मंडपम को सजाया ही इस तरह गया है। क्राफ्ट बाजार की तस्वीरें आपने हमें दिखाई। लौटेंगे आपके पास, अभी फिलहाल खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सोढ़ी साहब, बहुत स्वागत है आपका। हम चर्चा कर रहे हैं आज G20 में, जिस तरह भारत विश्व गुरु तो बन ही चुका है, लेकिन आज ये महाशक्तियां भी पहचान जाएंगी कि भारत को अब हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। कई सारे रक्षा सौदे ऐसे हैं जो इस बार G20 में होने वाले हैं, और खासकर भारत और अमेरिका की अगर हम चर्चा कर लें, मेक इन इंडिया के तर्ज पर देखिए, कई सारे ऐसे हथियार हैं जिनको बनाया गया है। पहले भारत हथियार खरीदता था, अब बना रहा है मेक इन इंडिया की तर्ज पर, और अब एक्सपोर्ट भी कर रहा है। जय चारुल, ये मेरा सौभाग्य है कि आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ ये जो भारत आज के 2 दिन का G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है, ये हर भारतीय नागरिक और NRI गर्व और गौरव की बात है, क्योंकि अब इतना बड़ा शिखर सम्मेलन पिछले 40 सालों में भारत में आयोजित नहीं हुआ। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन है जो भारत में आयोजित हो रहा है।
हमने 40 साल पहले 1983 में दिल्ली में नॉन अलाइंड मूवमेंट किया था, तब दुनिया हमें दूसरे नजरिए से देखती थी, तब दुनिया हमें शेरों का देश कहती थी। आज भारत एक महाशक्ति से कम नहीं है, और ये जो 40 साल में भारत का परिवर्तन हुआ है, से हर भारतीय नागरिक को जानते हैं कि बड़ी मेहनत से आज भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक महाशक्ति की तरह उभार कर दी है। और इसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है प्रधानमंत्री मोदी को, जिन्होंने 9 साल के अपने प्रधानमंत्रीशिप में ऐसे विजन दिए कि एक समय में सकता था। आपने डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत को बताना चाहूंगा चारों। जब मैं दिसंबर कमिश्नरों के नामित में अपनी रेजिडेंट किया तब मैंने वहां देखा हथियार विस्तार के विधेयक के बने हुए थे, तब मेरे जहन में कि हमारी रेजिडेंट में भारत में बने हथियार नहीं है, और आज भारत डिफेंस में इतना सफल हो चुका है, हम दुनिया के 1वें नंबर के पे हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं। भारत 70 देशों को हथियार एक्सपोर्ट करता है। हमने पिछले साल 16,000 करोड़ के हथियार एक्सपोर्ट की, 2024 35,000 करोड़ के हथियार करके। आज से एक दशक पहले भारत अपनी इसकी हर रिक्वायरमेंट करता था, लेकिन एक दशक में पूरी चीज बदल चुकी है और हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इससे भारत में तो इजाफा आया है, जीडीपी पे भी हुई है सेक्टर की वजह से। तो मेरी राय में बिल्कुल देखिए, डिफेंस के सेक्टर में यकीनन भारत ने बहुत तरक्की की है। मेक इन इंडिया की तर्ज पर हमने देखिए गणतंत्र दिवस पर तस्वीरें भी देखी थी कर्तव्य पथ की। लौटेंगे आपके पास, मेरी सहयोगी प्रीति चौहान बनी हुई है जो लगातार हमें भारत मंडपम के अंदर की तस्वीरें दिखा रही हैं। प्रीति, अपने दर्शकों को यहाँ की तस्वीर तो मैं दिखा ही रही हूँ, लेकिन सबसे पहले दर्शकों का, क्योंकि सुबह से ही बायलैटरल द्विपक्षीय बातचीत सुन सुन के थोड़ा वो बोर भी हो गए होंगे। अमूमन बहुत आम आदमी को सब कुछ समझ में आता नहीं, तो जल्दी से मैं क्या गोपाल जी को कहूँगी कि मेरे साथ में आए। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ जो है यहाँ पर बहुत यूनिक चीज़ है, हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित करता है, वो है सितार वादन। तो आपको वो भी सुनवा देते हैं, और सामने ही बिल्कुल है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। ये देखिए, हमें जब कुछ क्लासिकल सुनने का मन करता है तो हम सितार ज़रूर सुनते हैं। और ये ख़ास हमारे जितने मेहमान हैं विदेशी, उनके लिए हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को दिखाने के लिए लगाया गया ये सितार वादन। आप सुनिए ज़रा, ये बहुत ही आपको सुरीला लग रहा होगा, और वाकई में यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं तो हमें भी बहुत सुकून दे रहा है। विदेशी मेहमान बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि हमारी ये संस्कृति है, विरासत है, बांसुरी, सितार, तबला आप देख पा रहे होंगे। बस थोड़ी देर में आपको झारखंड भी लिए चलेंगे, वहाँ पर झारखंड के स्टॉल में क्या कुछ है वो भी आपको बताएंगे। बस ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए जो लगातार सुबह से हमारे साथ बने हुए हैं। तो आपने सितार वादन का आनंद तो ले ही लिया होगा, अब आपको झारखंड लिए चलते हैं। झारखंड के इस स्टॉल में हम आ चुके हैं, और इसके बारे में भी आपको क्या बताएं। हमारा सबसे प्राकृतिक खनिज संपदाओं से भरपूर राज्य झारखंड को आदिवासियों का एक बहुत बड़ा तबका झारखंड में रहता है, आपको ये भी पता है। बंगाल और बिहार का सटा हुआ सबसे सीमावर्ती राज्य भी झारखंड है। आज ये यहाँ पर विदेशी मेहमानों के लिए क्या कुछ लगाया गया है। सबसे पहले आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम बबलू कुमार हुआ, और सभी दर्शकों का जोहार करना चाहता हूँ। और करना चाहते हैं जोहार झारखंड या जोहार? जोहार झारखंड जी में। तो कहने का मतलब ये है कि विदेशी लोगों के लिए जी, उनके लिए हमारे तरफ से जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये आपका जैसे कि तसर सिल्क जो झारखंड जी झारखंड का फेमस सिल्क है, ये ज़्यादातर भगैया, सरायकेला, दुमका ये सब जगह उत्पादन होता है। दुमका का कौन सा प्रोडक्ट है? वही क्वालिटी जो तसर सिल्क जो 3 जगह बताए ना, भगैया, सरायकेला या दुमका। अच्छा, एक चीज और, ये तो चलिए सिल्क की बात कर रहे हैं, ये जरा फोकस। ये
सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भारत मंडपम से, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मौजूद हैं, साथ ही ब्राजील के राष्ट्रपति मौजूद हैं, अजय बंगा भी आप देख सकते हैं। हाथ मिलाकर ये दिखाना कि देखिए ये मजबूती एक साथ चलने से ही मिलेगी। और प्रधानमंत्री मोदी भी देखिए ये बात कहते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार है और परिवार को साथ लेकर ही आगे बढ़ना है। ये तस्वीरें जो हैं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मौजूद हैं, साथ ही और ज्यादा महत्व हो जाता है जब हम देखते हैं भारतीय मूल जब इस तरह आगे बढ़ता है, और प्रतिनिधि जब हम देखते हैं भारतीय मूल के मेहमान जब आते हैं, सीधी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। अजय बंगा जो कि विश्व बैंक के अध्यक्ष, विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी देखिए भारत की ओर से आमंत्रित किए गए थे और अजय बंगा भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष जो कि शामिल होने के लिए आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए साथ में मौजूद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पहुंचे हुए हैं। गर्मजोशी से स्वागत की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा भी मेहमान हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, वो बने हुए हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगी कर्नल साहब, ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, जो प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि पूरे विश्व को एक साथ लेकर चलना है। आप देखिए विश्व बैंक के अध्यक्ष मौजूद हैं, लूला डा सिल्वा मौजूद हैं, प्रधानमंत्री हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, हर कोई एक साथ हाथ मिलाकर मजबूती से ये संदेश देता हुआ कि भारत ही नहीं पूरा विश्व एक परिवार है। देखिए हमारा जो का स्लोगन यानी कि इसको भारत ने से एक साल से को दर्शाया है। अब तक जो भी पहले 17 G20 शिखर सम्मेलन हुए थे अलग वो उस देश के 2 शहरों में होते थे। भारत ने 200 से ज्यादा 60 अलग यानी कि पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत एक अच्छा एग्जाम्पल इन डाइवर्सिटी है। और ये अंतर्राष्ट्रीय ये खास मेरे भाषण में ने कहा कि स्वाभाविक है कि आप कुछ मतभेद होंगे, ग्लोबल ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। हमें इकट्ठे मिलकर दुनिया के हर देश के अहम मुद्दों एक साझी बरतनी ताकि दुनिया के हर नागरिक को फायदा हो। बिल्कुल, हमारे साथ एक और मेहमान बनी हुई है यामिनी जी से मैं एक सवाल लेना चाहूंगी। यामिनी जी देखिए आईएमएफ के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं और ये भी कहा जा रहा था कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुए उसके बाद आईएमएफ की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वर्ल्ड बैंक की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें बदलाव करने की जरूरत है क्योंकि वक्त बदल चुका है। इसका असर कैसे आप देखती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है जो आर्थिक परिवेश है उसके अंदर अगर हम देखें तो काफी हद तक जो इकोनॉमीज हैं, चाहे वो यूएस है, यूके है, यूरोप है, वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस से डील कर रहा है और एक बहुत हाई महंगाई के दर से भी जो है जूझ रहा है। भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जो अपने जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है उसके साथ स्ट्रॉन्ग है और एक 7.7% से भी ऊपर ग्रोथ रेट दे रहा है और मीडियम टर्म में भी 6% से ऊपर दे रहा है। पर बाकी देश क्योंकि वो पेंडेमिक से भी ग्रस्त रहे हैं और उनकी इकोनॉमी जो है महंगाई के दर से भी जूझ रही है, इसलिए जरूरी है कि जिनको जरूरत है, खासतौर पे अगर हम अपनी पास की इकोनॉमीज में देखें, चाहे वो श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो या और इकोनॉमीज हैं, अगर उन्हें मदद की आवश्यकता है तो उनको मदद
समय पे पहुंचाई जाए और उनके बिल्कुल। लिए और ये देखिए प्रधानमंत्री की ओर से कहा भी गया कि जो छोटे देश हैं आर्थिक तौर पर, जो मजबूत देश नहीं है, कमजोर हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। हालांकि चीन ने अड़ंगा डालने की कोशिशें जरूर की। यामिनी जी, लौटेंगे आपके पास, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।